Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator Khushi and today we will discuss about globalization. Globalization जो वर्ड है वो ग्लोबलाइजेशन से आया है या फिर हम ये कहें कि जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है वो ग्लोबलाइजेशन से मिलता जुलता है। ग्लोबलाइजेशन को पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन आया कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम एक पॉलिसी की बात करते हैं, दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे हम इन शॉर्ट एलपीजी पॉलिसी भी बोल देते हैं, जो कि 1991 में आई थी। अब ये जो पॉलिसी आई थी इसमें क्या किया गया था, तीन चीज़ें की गई थी जिसे हम बोलते हैं एलपीजी। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस मैं आने वाले टाइम में ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ये जो तीनों टर्म्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जो लिबरलाइजेशन है वो कहता है कि जितने भी अननेसेसरी रूल रेगुलेशंस हैं, अननेसेसरी रूल रेगुलेशंस हैं, या तो उसको बिल्कुल ही इलिमिनेट कर दो, इलिमिनेट मतलब उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, या फिर उसको रिड्यूस कर दो। ठीक है, जितने भी अननेसेसरी रूल रेगुलेशंस हैं उसे इलिमिनेट कर दो और उसको क्या है, रिड्यूस कर दो। नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन कहता है कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एफिशिएंटली वर्क नहीं करती हैं, जिनका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं हो रहा है, उन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या करो, चेंज कर दो या कन्वर्ट कर दो किसमें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका वर्क एफिशिएंटली नहीं है, इफेक्टिवली नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो इन केसेस उनको क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में कन्वर्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट होता है जोड़ना, इंटीग्रेट कर दो द होम कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारी कंट्री को क्या करना है, हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करना है, उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जोड़ना है। मतलब क्या हुआ, हमें उनके साथ ट्रेड करना है, उनके साथ हमें क्या है, लेन देन शुरू करनी है, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन से ही एक नया वर्ड आया है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, जिसको आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को आज हम स्टडी करेंगे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन को स्टडी करने से पहले आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और अब ये जो कंसेप्ट आया था, मैंने आपको बताया 1991 में आया था। अब कोई भी चीज़ आती है तो उसके आने के पीछे उसकी नीड होती है। अब हमें क्या है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत थी, इसीलिए आया। अब क्या नीड थी इस कंसेप्ट को लाने की, एलपीजी पॉलिसी को लाने की क्या नीड थी, तो यहाँ पर क्या हुआ था, 1990 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। इकोनॉमिक क्राइसिस, ये क्राइसिस किस तरीके के हमारी इंडिया जो थी वो क्या करती थी, करती क्या थी, वो आज भी क्या करती है, ऑयल इंपोर्ट करती है। ऑयल इंपोर्ट कहाँ से, फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज़ आर लाइक जो हमारी 7 गल्फ कंट्रीज़ हैं, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, तो ये हमारी क्या है, गल्फ कंट्रीज़ है। इसी तरह से 7 कंट्रीज़ है, और मैंने गल्फ कंट्रीज़ पे एक अलग सेपरेट वीडियो बना दी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर देखो, इंडिया क्या करती थी, गल्फ कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करवाती थी। अब इंपोर्ट करवाने के बदले में उन्हें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है वो देना पड़ता था, फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता था। लेकिन इंडिया के पास सिर्फ 14 डेज का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो पड़ा था। अब जो इंडिया थी वो सिर्फ 14 दिनों के लिए ही जो इंपोर्ट करवा सकती थी ऑयल। उसके बाद इंडिया क्या करे, क्योंकि इंडिया के पास तो पैसे रहे नहीं, उसके बाद इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट की पॉलिसी ख़त्म करनी पड़ती अगर जो इंडिया है वो 1991 की एलपीजी पॉलिसी ना लेके आती। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, एलपीजी पॉलिसी को इसीलिए लाया गया ताकि हमारे पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज आ सके, हम रिजर्व करके रख सके हमारे फॉरेन एक्सचेंज को। तो इस कंडीशन को देखते हुए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने क्या किया,
इंडिया को एक सजेशन दिया, इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडिया को एक सजेशन दिया कि आप लोग ग्लोबलाइजेशन की एक पॉलिसी लेके आओ जिससे आप क्या करोगे, ट्रेड कर पाओगे विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। जब आप ट्रेड कर पाओगे, आप लोग एक्सपोर्ट करोगे, तो एक्सपोर्ट करने पर आपको क्या है, जो भी अमाउंट है वो रिसीव होगी एज अ फॉरेन एक्सचेंज। अब जब आपको फॉरेन एक्सचेंज के रूप में आपको पैसा रिसीव होगा, तो इस फॉरेन एक्सचेंज को आप यूज़ कर सकते हो फॉर इम्पोर्टिंग एनीथिंग, जो भी आपको चाहिए कि इंडिया में इम्पोर्ट करवाने के लिए, तो आप वहाँ से करवा सकते हो। तो ये कंसेप्ट आपको दिया था किसने, वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने, कि आप ये सब कर सकते हो। और ग्लोबलाइजेशन सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं चलता, जितनी कंट्रीज़ अनदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती हैं, तो उन केसेस में भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन उन कंट्रीज़ में भी अप्लाई होता है। अब तो हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की। जो ये ग्लोबलाइजेशन है, इसी की वजह से ही L और P आया, मतलब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आया। क्योंकि देखो, ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है कि हमारी कंट्री को अनदर कंट्रीज के साथ क्या है, जोड़ना है हमें। अब जोड़ने के लिए क्या है, इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी रूल रेगुलेशंस बना रखे थे। तो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को जो भी अननेसेसरी रूल रेगुलेशंस थे उसे या तो ख़त्म करना पड़ा या फिर कुछ रूल रेगुलेशंस को कम करना पड़ा। नेक्स्ट इसमें प्राइवेटाइजेशन आया। जो हमारी पब्लिक सेक्टर थी, पब्लिक सेक्टर कहें तो हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर थी, तो गवर्नमेंट सेक्टर में अनएफिशिएंसी थी, वो अच्छे से काम को नहीं करते थे। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर के भरोसे बैठ के हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें कि हाँ हमने ग्लोबली वर्क करना है, क्योंकि ग्लोबल वर्क का देखो स्कोप बढ़ जाता है। हम इंडिया में वर्क करें तो ठीक है, अगर हम ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं तो हमें एफिशिएंसी चाहिए, अदरवाइज जो हमारे कंपिटिटर्स हैं वो हमसे क्या है, आगे चले जाएंगे। तो इन केसेस गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करने की यहाँ पर क्या है, नीड अराइज हुई कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर के भरोसे अगर हम बैठे तो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है वो हम कभी भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को बनाने के लिए हमें क्या है, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। और प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या कहता है कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही हैं, उसको पब्लिक सेक्टर में चेंज कर दो। अदरवाइज जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट है लेकिन फिर भी अच्छा काम कर रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो उनको क्या है, गवर्नमेंट में ही रहने दो। लेकिन जो अदर हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, जो प्रोडक्शन एरिया उनको अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं या एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या है, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दो। इसलिए जो हम ये बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक हमारा मेन काम था, ग्लोबलाइजेशन, और जिसकी वजह से हमें लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। और ग्लोबलाइजेशन का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्लोकलाइजेशन, उसको हम करेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पर रह गई थी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे लिए कौन होगा। हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 195 कंट्रीज़ हैं, पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ हैं। एक तो हमारी खुद इंडिया हो गई जहां हम रहते हैं, या अगर किसी भी आप कंट्री में रहते हो लाइक पाकिस्तान एंड अनदर कंट्री जिसमें आप रहते हो, तो आप लगा लो कि आपकी वो ये कंट्री हो गई। अनदर जितनी भी कंट्रीज़ है 194 कंट्रीज़ जो रह गई हैं वो आपके लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, या हम बोले कि वो आपके लिए फॉरेन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एंड द नेक्स्ट वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ग्लोकलाइजेशन। बट जो कंसेप्ट मैंने आपको ग्लोकलाइजेशन से पहले समझाया वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड वन थिंग मोर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई जस्ट चेक माई यूट्यूब स्टूडियो एंड मैंने वहाँ पर देखा कि देखते तो बहुत लोग हैं मेरी वीडियोस को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। 74% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और वो देख भी रहे हैं। सो अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। सो स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ग्लोकलाइजेशन। ग्लोकलाइजेशन क्या कहता है कि आपको लोकल एरिया के बारे में भी सोचना है, मतलब जहाँ पे आप प्रोडक्शन अपना एरिया सेटअप कर रहे हो उसके बारे में भी सोचना है, और आपको ग्लोबली भी सोचना है। मतलब आपको जो आपकी सोच है उसको एक जगह तक नहीं रखना, आपको लोकल भी सोचना और ग्लोबल भी सोचना है। इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है, फ्रेज़ क्या कहता है कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। मतलब कि आपको जो सोचना है, अपनी सोच को आपको वाइड रखना है, और आपको काम क्या करना है, एक लोकल एरिया जहाँ पर आप अपना सेलिंग प्रोडक्शन सेंटर लगा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन लगा रहे हो, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, जिन कस्टमर्स को आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उनके बारे में सोचो, उनकी नीड्स के बारे में सोचो, उनकी क्या टेस्ट है, उनकी प्रेफरेंस के बारे में सोचो। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी अगर आप अपने वर्क को एफिशिएंटली बनाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर्स आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदे, तो आपको ये जो एक लाइन है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल।
क्या कहता है नेक्स्ट, ग्लोबल कंपनीज मॉडिफाई देयर प्रोडक्ट। जो ग्लोबल कंपनीज है, जो ऐसी कंपनीज हैं जो ग्लोबली वर्क कर रही हैं, तो उनको अपने प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, कल्चर, फैशन ऑफ द डिफरेंट नेशन। जैसे अगर हम बात करें कि मैं एक प्रोडक्शन, मेरा एक सेंटर है, मैं वहाँ पर किसी प्रोडक्ट को बनाती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली बिके, तो ग्लोबली बिकने के लिए मुझे ग्लोबल कस्टमर्स जो हैं उनकी नीड्स को देखना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं मेरे प्रोडक्ट में, उनका टेस्ट क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनका फैशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब मैं अपने प्रोडक्ट को एक नए तरीके से प्रोड्यूस करूँगी, दैट इज़ नॉन एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वर्ड पहले इतना पॉपुलर नहीं था। ये जो वर्ड है वो 1980 में पॉपुलर हुआ था, और तब पॉपुलर हुआ था जब एक सोशोलॉजिस्ट जिनका नाम था रोलैंड रॉबर्टसन, और ये एक स्कूल के सोशोलॉजिस्ट थे जिस स्कूल का नाम था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। और इस स्कूल की एक मैगजीन थी जिसका नाम था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, और इस मैगजीन में इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया था। और जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है, इस मतलब जो ये पॉपुलर हुआ, इससे पहले भी एक जो ये वर्ड था वो यूज़ किया गया था बाय द इकोनॉमिक्स ऑफ जापान। जापान के इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन वर्ड को पहली बार यूज़ किया था और एक्सप्लेन करने के लिए ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी मतलब कि एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसी रणनीति या एक ऐसा प्रोसेस समझाने के लिए, मार्केटिंग से रिलेटेड एक ऐसा प्रोसेस समझाने के लिए जो कि ग्लोबल लेवल पे था, उसको समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस वर्ड को यूज़ किया गया था। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें ग्लोबलाइजेशन के, तो एग्जांपल्स में क्या कहते हैं कि अगर हम बात करें कोका कोला की, तो कोका कोला जब भी इंडिया में आई या किसी भी कंट्री में गई, तो उन्होंने पहले वहाँ के लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस को देखा, उस बेसिस पे अपनी प्रोडक्शन सेटअप किया, उस तरीके से अपना जो प्रोडक्ट था उसे मॉडिफाई किया और इंडिया में भेजा, या किसी भी कंट्री में जहाँ भी उन्होंने सेल करना था तो वहाँ उन्होंने मॉडिफाई करने के बाद ही अपना जो प्रोडक्ट है उसको किया। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है मैकडॉनल्ड्स का। तो मैकडॉनल्ड्स क्या अगर आप लोग गए होंगे तो इनका जो आउटलेट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। जब भी मैकडॉनल्ड्स में आप जाओगे, चाहे वो किसी भी एरिया में चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, तो जो मैकडॉनल्ड्स का जो आउटलेट है बाहर से आपको दिखना, उसका वो जो सीन होगा दैट इज़ सेम। अगर आप इंटीरियर देखोगे वो भी सेम होगा, टेस्ट भी सेम होगा। लेकिन मैकडॉनल्ड्स ने भी चेंज किया। इन्होंने क्या चेंज किया, जब भी वो इंडिया में आए थे तो इंडिया के जो लोग हैं वो बीफ पसंद नहीं करते हैं, दैट मीन्स टू मीट या मांस लोग पसंद नहीं करते हैं, इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल्स पसंद नहीं करते हैं। तो इस बेसिस पे जो मैकडॉनल्ड्स है इन्होंने अपना मेन्यू चेंज किया था इंडिया के लिए। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में इन्होंने भी अपने जो कस्टमर्स थे उनको देखा, उनके टेस्ट को देखा, उस अकॉर्डिंग अपना जो प्रोडक्ट है उसे चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज़ द गूगल पिक्सल। गूगल पिक्सल की अगर हम बात करें तो गूगल पिक्सल ने अपना जो फ़ोन था उसमें क्या था, जब भी कैमरे से जब भी क्लिक करते हैं तो क्लिक की आवाज़ नहीं आती, जिसे हम शटल साउंड बोलते हैं, तो वो साउंड नहीं आता था जब भी हम पिक क्लिक करते थे। लेकिन इंडिया का एक रूल है कि जितने भी कैमरे होंगे उसमें क्या होगा, जो शटल साउंड आनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो गूगल पिक्सल कंपनी थी तो उन्होंने अपने जो फ़ोन है उसे मॉडिफाई किया और इस साउंड को अपने फ़ोन की फीचर में ऐड किया। नेक्स्ट इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ओरियो बिस्कुट का। ओरियो बिस्कुट जो है वो अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका स्नैक्स है ये, और ये जो कंपनी है उन्होंने अपने अमेरिका के अकॉर्डिंग जो फ्लेवर देखा था वो सबसे फर्स्ट डार्क चॉकलेट लिया था, क्योंकि अमेरिका के लोगों को ये चॉकलेट, डार्क चॉकलेट का टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब इन्होंने ग्लोबलाइजेशन करना था, मतलब इंडिया से अलग काफ़ी कंट्रीज़ में जाना था, तो इन्होंने हमारी कंट्री में आकर ये देखा कि जो इंडियंस हैं वो डार्क चॉकलेट खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इस बेसिस पे इन्होंने वाइट चॉकलेट लाई, उसके बाद स्ट्रॉबेरी फिलिंग लेके आए, बीच में स्ट्रॉबेरी का एक टेस्ट आया। ओरियो बिस्कुट हैं वो सिलेंडर की शेप में भी आए हैं, वेफर की फॉर्म में भी आए हैं। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो ओरियो बिस्कुट है उसने भी जो अपना टेस्ट है वो चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द इंडिया। तो दैट्स वाई इट इज़ कम अंडर द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने लोकल टेस्ट प्रेफरेंस को देखा
नेक्स्ट इसमें आता है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है जब भी हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे, क्योंकि देखो हमने जो प्रोडक्ट बनाया, अब हमें उसे मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने में बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं। अब मॉडिफाई करेंगे तो मॉडिफाई करने से पहले हम किसी अनदर कंट्री पे पूरा रिसर्च करेंगे कि वहाँ के लोगों को क्या पसंद आएगा। जैसे अगर हम ओरियो बिस्कुट की ही बात करें तो उन्होंने पहले इंडिया पे रिसर्च किया कि इंडिया के लोग डार्क बिस्कुट खाना पसंद नहीं करेंगे, डार्क चॉकलेट, तो उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो उस बेसिस पे देखा कि उन्होंने रिसर्च करके देखा कि इंडिया के लोगों को पसंद क्या आएगा, तो उन्होंने इन सारे फ्लेवर्स को रिसर्च किया। इसमें टाइम लगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उन्हें बहुत ज़्यादा कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ती है। एंड नेक्स्ट उन्हें एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है। हम ओरियो बिस्कुट की बात करें तो ओरियो बिस्कुट 2011 में इंडिया में आया। और आप अपने आप से पूछो कि आप ओरियो बिस्कुट के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो कब से जानते हैं? तो ओरियो बिस्कुट, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने लगभग एक आधे साल पहले सुना होगा कि ओरियो बिस्किट भी है। अदरवाइज मैं ओरियो बिस्कुट का नाम मुझे भी नहीं पता था। तो यही चीज़ है कि हमें नहीं पता होता, तो यहाँ वही चीज़ है कि उसको थोड़ा एडवर्टीजमेंट किया जाता है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को बताया जाता है कि हाँ ओरियो बिस्कुट है, इसका टेस्ट है, इसमें ये फ्लेवर्स मिलते हैं। तो दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रिस्क जो होती है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट है उसे मॉडिफाई भी कर दिया, लेकिन जैसे ही वो इंडिया में एंटर हुआ उनका मॉडिफाइड प्रोडक्ट, इंडिया के लोगों ने खरीदा ही नहीं, इंडिया के लोगों को वो टेस्ट पसंद ही नहीं आया जो उन्होंने बनाया। दैट्स वाई इसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड रिमेंबर टू वन थिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन click on like button, share my video, you can comment if you have any doubt. Thank you so much for listening me very carefully.